अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 14 लेक्चर नंबर 14 करने वाले हैं। और हम इसका टॉपिक यानी कि जो उन्वान होगा वो ब्रिटिश एबल टू कॉन्कर इंडिया, कि बरतानिया ने कैसे यहाँ पर हिंदुस्तान पर फतह हासिल की, उसको हम आज पढ़ेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि बरतानिया ने जहाँ पे होल्डिंग कायम की थी वो किस तरह से और कैसे कायम की थी। चलें इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक को आगाज़ करने से पहले बेटा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो एनेक्सेशन ऑफ पंजाब और NWFP था। ये अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ मैंने तुम्हें साथ जरूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है। आज के टॉपिक को जो आपका आगाज़ होगा बेटा, जो आपको बताया जाएगा, जो आपके बोर्ड लेवल पर यानी कि एग्जाम लेवल पर जो आपके पास सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटिश ने कैसे यहाँ पर इंडिया पे अपनी रूलिंग कायम की, कैसे उसने फतह हासिल की, कौन सी ऐसी वजूहात थी या कॉजेज़ यानी कि रीजंस थी, ये हम लोग आज देखेंगे। अगर आपने नोट करा हो कि आपके पास जो सवाल आया हुआ है वो ब्रिटिश एबल टू कॉन्कर इंडिया, क्या बरतानिया हिंदुस्तान को फतह करने में काबिल हुए, किस तरह से काबिल हुए। अगर नोट करा हो तो पहली जो चीज़ थी वो क्या थी, हिंदुस्तान की कमज़ोरियाँ। अगर कमज़ोरियों में देखें द वीकनेस ऑफ इंडिया में, तो उसमें सबसे पहली बात जो ये थी कि मुग़लों का जो दौर था, जो एम्पायर थी, सल्तनत थी, वो अब ख़त्म हो चुकी थी, तकरीबन ख़त्म थी बेटा। और यही उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि बरतानिया उस वक्त तक अपने आप को एक्सपेंड कर चुका था इंडिया में। जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ब्रिटिश का इंडिया पे जो राज था वो कायम हो चुका था, और यहाँ पर अब कोई ऐसी इत्तेहाद वाली कोई ऐसी जमात या फोर्स नहीं थी जो वापस वो इंडिया को एक मुत्तहद कर सके, ठीक है। इसके ऐसा अलावा जो अगर देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ डिसयूनिटी जो टेरिटरीज़ की थी, जो उस वक्त इलाके जात जो तकसीम हो रहे थे, यही वो रीज़न था कि जो उस वक्त के डिफरेंट रूलर्स थे जो मुख्तलिफ इलाकों पे रूलिंग कायम करके बैठे हुए थे, वो भी डिफरेंसेस पैदा कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट रिलीजन था बेटा, डिफरेंट कल्चर्स थे। तो यही वो रीज़न था कि कोई भी एक होने को तैयार नहीं है। और इसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बरतानिया ने यही एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पॉसिबल जो उनके अपने एलाइज बन सकते थे उनके साथ आर्गूमेंट्स किए, नेबर्स पड़ोसियों के साथ अपने जाहिर सी बात ताल्लुकात कायम किए और दोनों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी। अब दुश्मनी पैदा करने से फ़ायदा किसको होगा, बरतानियों को होगा। और यही वो रीज़न था कि उस वक्त के जितने भी रूलर्स थे, फूडल लॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार भी थे, जिनकी पास हिस्ट्री भी कुछ ऐसी चल रही थी, तो उनको ही स्टेट के रियासत में डिक्लाइन करने का यानी कि जो उनको गिराने का मकसद भी यही था। और यही निगलेक्ट जो उस वक्त किया जा रहा था कि जितने भी रिफॉर्म्स थे और जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सारी की सारी किस पे पास आ गई, बरतानिया के पास। और जितने भी उस वक्त के जितने भी नवाब महाराजा थे उन सब का जो जवाल था वो आ चुका था। जवाल आ गया तो इट मीन्स क्या, उनके पास अब कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रूलिंग कायम नहीं है। तो और अगर रूलिंग कायम नहीं है तो जैसी बात है बरतानिया वाले आ गए, जब बरतानिया वाले आ गए तो उनकी रूलिंग कायम हो गई, सिंपल एज दैट। इसके बाद जो दूसरा मेजर कॉज था बेटा वो था क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पर जो इस वक्त उस वक्त के लिहाज से चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो सनती इनकलाब था बरतानिया के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके थे, अपनी वेपन्स में एडवांस हो गए थे, जदीद आ गई थी, मॉडर्नाइजेशन आ गई थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ गया था, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया था ये टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये सिंपल सी बात है बेटा कि वो अपने आप को अब सुपीरियर समझना शुरू हो गए इंडिया में भी। और ये कॉमन सेंस की बात है, जब इतना सारा रेवोल्यूशन या इनकलाब आ जाएगा, एडवांसमेंट आ जाएगी, जदीद तौर तरीके आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वही अपने आप को रूलिंग में कायम रखेगा। और अब कोई डाउट नहीं था कि अब उनका ये राइट बन चुका था, एक हक बन चुका था। और अपने आप को अब ये बता भी रहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, आला दस्त हैं, सबसे ज़्यादा बालातर हैं उनका कल्चर, और वो पूरे ग्लोब में वो अपने आप को शो भी कर रहे थे। और यही वो रीज़न था कि जहाँ पे इंडिया में मुसलमानों को और दूसरे लोगों को आगे बढ़ना था वो स्टैग्नेंट हो गए, वो रुक गए और उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब जब डिक्लाइन शुरू हो गया तो उनके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ गई। अब ग्रेट अपॉर्चुनिटी किस तरह आ गई कि बेटा जाहिर बात है ब्रिटेन के पास के प्रॉफिटेबल ट्रेड कमाना शुरू हो गए, इम्पोजिंग जो अपनी थी, जो उनके अपने चीज़ों का था उनको लागू करवाना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितना था, इंतजामी ढांचा था, वो स्प्रॉलिंग कर गया, यानी कि बहुत बढ़ा दिया उन्होंने पूरे कंट्री में, पूरे शहर में, पूरे देहात गाँव में। अब यही वो रीज़न था कि बरतानिया की इतनी ज़्यादा सक्सेस, कामयाबियों का जो राज इंडिया में आया, उसी के बिहाफ पर अब बरतानिया आधी दुनिया पे कब्ज़ा करने का भी मूड हो रहा है। अब आधे दुनिया पे कब्ज़ा करने का जब मूड है उसका, तो उसके जो पॉलिटिकल बिलीव्स थे बहुत ज़्यादा, जो सियासी उनका जो एक यकीन था, सियासी मौक़िफ़ था, वो यही था कि अब वो उनको कोई रोक नहीं सकता, वो इनविटेबल हैं। अब आपने अगर नोट कराओ कि उनको कोई रोकने वाली ताकत नहीं है दुनिया में।
अब दुनिया में कोई ताकत नहीं है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसी मौके पर जवाल हो चुका है। अब इनका गोल्डन एरा शुरू हो रहा है और हमारे डार्क एजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने नोट करा होगा बेटा कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से हुआ, क्योंकि हमने अगर नोट यहाँ पे नहीं किया होता कि ये लोग इस तरह का कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स या ट्रीटीज या रूलिंग कायम कर देंगे जिसके बिहाफ पर कहीं ना कहीं हमारी सल्तनत को धचका लग सकता है, तो क्या हम लोग उस वक्त सोच नहीं सकते थे ये बात? और जब हम लोग सोच रहे थे तो हम लोग इख्तलाफ में क्यों थे? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे अंदर से एक चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, वो क्या? यूनाइटिंग फोर्स, इत्तेहाद ख़त्म हो चुका था। और यही वो रीज़न था जिनका इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको इसके रिगार्डिंग में सर्वे या रिसर्च हो तो बेटा वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएं जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।